पुलिस ने सारी कोशिश कर ली कातिल को ढूंढने की, मगर उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इधर डियोगो को भी खबर थी कि पुलिस अब पूरी ईमानदारी से छानबीन कर रही है, तो पुलिस से बचने और उसे चकमा देने के लिए उसने फैसला किया कि वो कुछ दिनों तक शांत रहेगा और कोई क्राइम नहीं करेगा। साल 1836 में ये मौत का सिलसिला शुरू हुआ और अगले 6 महीनों तक लगातार डियोगो लूटपाट और मर्डर करता रहा था। मगर जब पुलिस का पहरा बढ़ा तब उसने लगभग अगले 3 सालों तक कोई क्राइम नहीं किया था। बाद में पुलिस ने उस पुल को फिर से खोल दिया, मगर उस पुल पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। जब 3 साल बीत गए थे और पुल को भी खोल दिया गया था तो डियोगो फिर से क्राइम करने के लिए उतावला हो गया था, मगर ज्यादा सिक्योरिटी की वजह से उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। अब उसका दिमाग तेजी से चलने लगा था और उसने सोचा कि उसे अपने क्राइम करने का तरीका बदलना होगा और ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे अकेले ही नहीं बल्कि गैंग की जरूरत होगी। उसके बाद उसने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो थोड़े गरीब थे और छोटे मोटे क्राइम किया करते रहते थे। फिर उन लोगों को उसने इकट्ठा किया और उनके लिए हथियार भी खरीदे और अपना एक गैंग भी बना लिया था, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर क्राइम करना चाहता था। अब डियोगो ने उस पुल और उस पुल से गुजरने वाले किसानों को छोड़कर लिस्बन शहर के अमीरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले तो उन इलाकों में जाता था जहां अमीर लोग रहते थे, फिर वहां की पूरी स्टडी करता था, फिर अपनी गैंग के साथ उनके घर में घुस जाता था और उसके बाद वहां की हर महंगी चीजें और पैसों को लूट लेता था और जाते जाते उस घर में जितने भी लोग हैं उन सभी को बड़ी ही बेरहमी से मार भी डालता था, ताकि उसके निकलने के बाद वो लोग किसी को भी मदद के लिए या पुलिस को वहाँ पर ना बुला सके और ये लोग आसानी से वहाँ से निकल जाए। किसानों की मौत का सिलसिला 3 साल से रुका हुआ था, पर फिर से शुरू हो गया, मगर इस बार ये मौत किसानों की नहीं बल्कि लिस्बन शहर के अमीर और रईस लोगों की हो रही थी। अब लिस्बन शहर की पुलिस फिर से परेशान हो गई थी और क्योंकि इस बार मामला शहर के अमीरों का था तो उनके ऊपर काफी प्रेशर भी था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और इधर डियोगो अपने गैंग के साथ एक के बाद एक लूटपाट और मर्डर करता ही जा रहा था। पूरे लिस्बन शहर में खौफ का माहौल था। पुलिस ने सारे घोड़े खोल दिए थे मगर कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी, क्योंकि जब तक पुलिस को वारदातों का पता चलता तब तक डियोगो और उसका गैंग उस शहर के बाहर निकल जाता था जहां उन्होंने अपना अड्डा बना रखा था। कई बार तो 2-2 दिन तक हो जाते थे और उसके बाद पता चलता था कि किसी घर में कोई कत्ल हुआ है, क्योंकि डियोगो किसी को भी उस घर में जिंदा नहीं छोड़ता था जो बाद में उसकी सूचना किसी को दे सके। उसी लिस्बन शहर में पेड्रो एंड्रेड नाम के एक डॉक्टर रहा करते थे। वो काफी मशहूर और अमीर थे। डियोगो फैसला करता है कि उस डॉक्टर के घर में लूटपाट करेगा। सारी छानबीन करने के बाद वो एक दिन अपनी गैंग के साथ उस डॉक्टर के घर में घुस जाता है। उस वक्त घर में डॉक्टर एंड्रेड के भाई की विधवा बीवी और उसकी 2 लड़कियां और एक डॉक्टर एंड्रेड का बेटा मौजूद था। तो कुल मिलाकर 4 लोग थे उस घर में। डॉक्टर एंड्रेड उस वक्त वहां नहीं थे, वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। उसके बाद डियोगो की गैंग उन 4 लोगों को पकड़ लेती है और बाकी के लोग घर से महंगे सामान लेके और पैसे लूट के वहाँ से चले जाते हैं। इस दौरान उस घर के लोगों ने वहाँ से भागने की खूब कोशिश की थी तो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया था। फिर जब सारी लूटपाट खत्म हो गई थी तो लास्ट में डियोगो ने 4 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से चाकू गोद कर मार डाला था और फिर वो वहाँ से निकल गया था। यहाँ पर एक चीज अलग हुई थी, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत मशहूर था और हर कोई उसे जानता था, तो किसी न किसी का उसके घर पे आना जाना लगा रहता था। इसीलिए इस हादसे के फौरन बाद एक पड़ोसी किसी काम से उस घर में गया था और जब उसने वहाँ का मंजर देखा तो उसने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया था। इस बार पुलिस को दूसरी वारदातों से अलग इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल रही थी और सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे शहर को सील कर दिया था और चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी भी कर दी थी और डियोगो और उसकी गैंग को शहर से बाहर जाने का कोई मौका नहीं मिला। फिर भी वो लोग किसी दूसरे रास्ते बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो पुलिस के हाथ पे चढ़ जाते हैं। पुलिस उन्हें दबोचती है और फिर पूछताछ करती है। पहले तो वो कुछ नहीं बताते, फिर उनकी तलाशी होती है तो उनके पास से पैसे, गहने और हथियार मिलते हैं और जब पुलिस उनकी खातिरदारी शुरू करती है तो वो लोग अपना जुर्म कबूल लेते हैं। अब उसके बाद पुलिस उन सब की हिस्ट्री खंगालती है तो पता चलता है कि सभी छोटे मोटे क्रिमिनल थे, मगर उनमें से एक आदमी का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था और वो सबसे शांत खड़ा था। गैंग के बाकी लोग बताते हैं कि ये हमारा बॉस है और वो था डियोगो। उसके बाद पुलिस डियोगो की बचपन से लेकर अभी तक की सारी हिस्ट्री खंगालती है और जब कड़ियां जुड़ती हैं तब उन्हें कुछ शक होता है और पुलिस 3 साल पहले हुए किसानों की मौत को डियोगो से जोड़कर सवाल पूछती है। पहले तो वो साफ मना कर देता है, पर जब पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ करती है तो वो भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है और फिर अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि मुझे ठीक तो याद नहीं, पर मैंने 70 के आसपास कत्ल कर दिए हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं पर मुझे ठीक से याद नहीं है। दोस्तों, जब ये खबर लिस्बन शहर में आई तब पूरा शहर दंग रह गया था, क्योंकि आज तक
लिस्बन क्या पूरे पुर्तगाल में इससे बड़ा सीरियल किलर नहीं हुआ था जिसने 70 से ज्यादा लोगों की हत्या की हो। इसके बाद लोगों के बीच गुस्सा फूटा और वो जल्द से जल्द और अधिक से अधिक सजा की मांग करने लगे थे। कोर्ट ने भी लोगों की भावनाओं का सम्मान किया था और फिर फरवरी 1840 में कोर्ट ने अपनी कार्रवाई शुरू की और सिर्फ 1 साल के अंदर ही डियोगो को मौत की सजा सुना दी गई थी और 19 फरवरी 1841 को इसकी फांसी की तारीख तय की गई थी। हालांकि जिन किसानों को उसने पुल पर मारा था कोर्ट में वो भी साबित नहीं हो पाया, पर जिस डॉक्टर की फैमिली को उसने मारा था उसके लिए उसे डेथ पेनल्टी दी गई थी। जब डियोगो की मौत की तारीख तय हुई थी तो उस दौरान वहाँ के कुछ डॉक्टर्स साइंटिस्ट फ्रेनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे जिसमें कि इंसान के दिमाग की कोशिकाओं से लोगों की सोच जानने की कोशिश की जा रही थी। तो उन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने कोर्ट में एक अपील डाली कि डियोगो की मौत के बाद उसका सर उन्हें दे दिया जाए ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके और जान सके कि ऐसे सीरियल किलर के दिमाग में आखिर ऐसा क्या चलता है जो वो इतनी बेरहमी से लोगों को मार डालते हैं। अदालत और सरकार उनकी इस अर्जी को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद 19 फरवरी 1841 को डियोगो को पब्लिक के सामने खुले में फांसी पर लटकाया गया था। लगभग पूरा शहर उसकी फांसी को देखने के लिए इकट्ठा हुआ था और उसकी मौत के बाद फौरन उसका सर काटा गया था और उन साइंटिस्ट को दे दिया गया था। उसके बाद उन डॉक्टरों और साइंटिस्टों ने काफी रिसर्च भी की थी। हालांकि इसका नतीजा क्या आया था ये तो नहीं पता चला, मगर उसका सर आज भी मौजूद है क्योंकि साइंटिस्ट ने उसकी खोपड़ी को उस वक्त से लेकर आज तक एक शीशे के जाल में कुछ केमिकल वगैरह डालकर प्रिजर्व करके रखा है। बाद में उसके सर को लिस्बन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में रख दिया गया था और आज भी उसका सर वहाँ पर मौजूद है। दोस्तों कोई भी उसे वहाँ जाकर देख सकता है और आज भी उसका चेहरा ठीक वैसा ही है जैसे 1841 में था। उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये 70 से ज्यादा लोगों का कातिल हो सकता है और ये एक ऐसा सीरियल किलर है जिसका सर आज 180 साल बाद भी इस दुनिया में मौजूद है। तो दोस्तों ये थी पुर्तगाल के इतिहास के सबसे बड़े सीरियल किलर की कहानी और इसी से इंस्पायर हो सकती है दृश्यम 2 की कहानी भी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं दिव्यांशु।